मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ वरिष्ठ कथाकार माधव नागदा की कहानी तुमुब अलहो लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। मनीष को अपने कानों में चिड़ियों की चहचहाहट का संवेद स्वर गूंजता सा लगा। उसने कुछ खींचकर रजाई चेहरे पर खींच ली। इन नादान परिंदों को कैसे पता चल जाता है कि भोर हो गई? चले आते हैं सुबह सुबह नींद उड़ाने। वे क्या जाने कि सुबह की नींद भी क्या चीज होती है। कमबख्त जानेंगे भी कैसे? सपने जो नहीं देखते हैं, अलसाई भोर, उनींदी आंखें और कल्पना के चटक रंगों से सजे कच्चे सपने। मनीष सपनों के सुनहरे संसार में गोते लगाता इससे पूर्व ही दीदी की पदचाप का आभास हुआ। ओह, ये बहने और ये परिंदे दोनों एक समान नींद भी उड़ाते हैं और वक्त आने पर फुर्त से उड़ भी जाते हैं। अब हमेशा की तरह दीदी चहकेंगी, दोपहर तक पड़ा रहता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कॉलेज में जाकर बिगड़ने लगा है, सारा दिन बन ठन कर घूमता रहता है, हीरोगिरी में अव्वल और पढ़ाई लिखाई में सिफर, वगैरह वगैरह। दरवाजे में चरमराहट हुई। मनीष ने रजाई के कोने को कसकर अपने सिर के नीचे दबा लिया। मनीष भाई, चाय गरम। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। दीदी के मुंह से ऐसे दुर्लभ शब्द। उठो भी मनीष, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। दीदी ने बलपूर्वक रजाई हटाकर गुदगुदी चलाई। अब तो आंखें खोलनी ही थी। ट्रे में 2 कप चाय, चाय से उठती उष्ण भाप और भाप में घुली मनमोहक खुशबू, साथ में गर्मा गर्म समोसे। दीदी ने भी उसके साथ ही नाश्ता किया। फिर जाते जाते बोली, चाहे तो थोड़ा देर और सो ले। अरे, दीदी को आज ये क्या हो गया है? अविश्वसनीय किंतु सत्य। कहीं वो वास्तव में सपना ही तो नहीं देख रहा है? सपना हो या यथार्थ, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। मनीष को लगा कि वह एकाएक हवा से भी हल्का हो गया है। अंतरिक्ष यात्री की तरह गुरुत्व रही। उसका जी किया कि बिस्तर छोड़कर बाहर चला जाए, और वो सचमुच लगभग तैरते हुए बरामदे में जा पहुंचा। बरामदे में गुनगुनी धूप पसरी हुई थी, सुनहरी आभा लिए हुए। गमलों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, खुशबुओं का शानदार स्पेक्ट्रम। आज उसका पसंदीदा गुलाब भी खिलखिला रहा था। उसमें महक तो नहीं थी, परंतु कई सारे रंगों का ऐसा मन लुभावना मेल था कि मनीष देखता रह गया। पिताजी और नरेन भैया अखबार देख रहे थे, अपने आप में मग्न। दोनों ने अखबार आधा आधा बांट लिया था। ये भी एक अनहोनी घटना ही थी, क्योंकि पिताजी जब तक खुद पूरा नहीं पढ़ लेते, तब तक मजाल है कि कोई अखबार छू भी ले। छूना तो दूर, कोई खबरों पर तिरछी नजर भी नहीं डाल सकता था। आज पिताजी भैया को उपदेशों की घुट्टी भी नहीं पिला रहे थे, न ही उनकी पीठ पर तानों का बेरहम तरकस लदा हुआ था। उस तरकस में ऐसे ऐसे जहर भुजे तीर हुआ करते थे कि जो बेरोजगारी से जूझ रहे भैया के सीने को छलनी कर देते। उनका दिल लहू लुहान हो जाता। कई बार भैया के लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। तब वे झटके से उठते और फटाक से दरवाजा बचेड़कर अंदर कमरे में चले जाते। परंतु आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अखबार पढ़ रहे पिताजी के चेहरे पर तोष और आह्लाद के मुलायम डैने पसरे हुए हैं। बीच बीच में मुस्कुरा भी देते हैं। वे कह रहे हैं, देखो तो नरेन, आज मुख पृष्ठ पर मरने मारने की एक भी खबर नहीं है। न कहीं सांप्रदायिक हिंसा, न कोई घोटाला कांड। ऐसा लगता है कि सारे नेताओं का कायाकल्प हो गया है। और ये खबर तो देख, सरकार इनकम टैक्स की रेंज बढ़ाने वाली है। अरे वाह, सूचकांक में 400 अंक का उछाल। अपने वाले शेयर भी अब तो निकाल ही देंगे। कुछ पैसा आ जाए तो खुद का आशियाना बना लेंगे। और खेलों में भी भारत का दबदबा, क्या कहने। आज तो टेनिस, शतरंज, हॉकी, क्रिकेट, सब में भारत का डंका बज रहा है। ऐसी ही कई खबरें थी। एक एक खबर पर पिताजी का दिल बलियों उछल रहा था। इधर नरेन भैया अखबार फर्श पे फैलाकर कुछ ढूंढ रहे थे, मानो किसी गुमशुदा की तलाश कर रहे हो। बाबूजी, आईएएस लिखित परीक्षा का परिणाम आ गया है। नरेन भैया के मुंह से अचानक निकल पड़ा, इस बात को जानते हुए भी कि अगर पिताजी का चैनल चालू हो गया तो करण कटु खरखराहट के अलावा कोई आवाज ही नहीं आएगी। ध्यान से देखो बेटा, इस बार तुमने खूब मेहनत की है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी गाड़ी पार लग जाएगी। नरेन भैया ने क्षण भर के लिए पिताजी की तरफ देखा। मनीष को पहली बार भैया की आंखों में पिताजी के प्रति श्रद्धा के दीप जगमगाते हुए दिखाई दिए। अब भैया जमकर बैठ गए।
उनकी नजरें अखबार में छपे रोल नंबरों पर तेजी से फिसलने लगी, किसी वीआईपी की कार की तरह सरपट भागती हुई। एकाएक वे उठे और अखबार को हवा में लहराते हुए चिल्लाए, बाबूजी, मिल गया! सच्ची! पिताजी की आंखें प्रसन्नता से विस्फारित हो गईं। सच्ची में, ये देखिए! सच भैया! मनीष भी झपट कर पास जा पहुंचा। फिर तीनों बाप बेटे एक ही आगोश में बंध गए और नाचने लगे। पिताजी ने खुशी का कोई तराना छेड़ा। पिताजी के मुंह से फिल्मी गीत सुनना मनीष के लिए एक विरल अनुभव था। उनकी आवाज मोहम्मद रफी से कितनी मिलती है। दीदी और मम्मी भी भीतर से दौड़े आए। उनके चेहरों पर चांद सूरज दमक रहे थे। मनीष ने मम्मी को इतना प्रफुल्लित पहले कभी नहीं देखा। पिताजी ने जेब से 100 का नोट निकालकर मनीष को दिया। जा, मिठाई ले आ। 100 रुपए, एक मुश्त! क्या कहने! उसके पैरों में पर उगाए। कुछ आगे सोहन भाई रेहड़ी वाले की झोपड़ी थी। आज पहली बार सोहन भाई कोई लोकगीत गा रहा था, पूरी तन्मयता के साथ। सबसे बड़ी बात यह कि उसकी आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। हमेशा तो इस ब्रह्म मुहूर्त में भी उसके मुंह से गालियों के गोले छूटा करते हैं। कभी कभी वो सदा गंदे रहने वाले अपने बच्चों को पीट भी देता है। आज उसके तीनों बच्चों ने नई चड्डियां और नए कमीज पहन रखे थे। वे बेझिझक मस्तियां कर रहे थे। आज सोहन भाई की पत्नी के होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। मनीष थिरक गया। सोहन भाई, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है! नमस्ते बाबूजी। वाकई में आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें झगड़े की जड़ का पता चल गया है। पता है बाबूजी, हमने उस जड़ को ही उखाड़ फेंका है। सोहन भाई ने शराब की खाली बोतल दिखाते हुए कहा। फिर उसने बोतल को जोर से पत्थर पर दे मारा। बोतल किरच किरच होकर बिखर गई। कांच के प्रत्येक टुकड़े में सोहन भाई की पत्नी का मासूम चेहरा मुस्कुरा रहा था। मनीष आगे बढ़ा। एक बात और बाबूजी, सोहन भाई कह रहा था। मनीष के पैर पुनः थम गए। आज से हम हमारी चुन्नू मुन्नू को मजूरी पर नहीं ले जाएंगे, स्कूल भेजेंगे, स्कूल। फिर ये भी आप ही की तरह समझदारी की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी अक्कल वाली। हाँ। मनीष को लगा कि पैरों में दुगनी जान आ गई है। वो तेजी से आगे बढ़ा। कहाँ भागे जा रहे हो? पास ही कहीं वॉयलिन सी बज उठी। मनीष को न चाहते हुए भी रुकना पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, ऊपर देखा, दाईं ओर देखा। इधर हूं, इधर! एक खिलखिलाहट, मानो वीणा के कई तार एक साथ झंझना उठे हों। बाईं ओर दीपा खड़ी थी, अपने घर के बरामदे में, हाथ में झाड़ू, माथे पे झूलती हुई उर्जी से एक लट, आंखों में भोर का अलसायापन, होंठों पर शातिर मुस्कान। मनीष को अच्छी तरह पता था कि जहां से वो गुजर रहा है उसके ठीक बाईं तरफ दीपा का मकान है, परंतु वो आजकल जानबूझकर उधर झांकता तक नहीं है। एक जमाना था जब वो घंटों दीपा के घर के सामने खड़ा रहता, उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी कभी किसी बहाने घर के अंदर भी चला जाता। उन दिनों दीपा को लेकर उस पर न जाने कैसा जुनून सवार होता जा रहा था। एक दिन दीपा को अकेली पाकर उसने फिल्मी स्टाइल में कहा था, इलू। दीपा ने होंठ भींच लिए, आंखें तरेरी, फिर माथे पर सलवटे चढ़ाकर बोली, बड़े भैया को कह दूंगी तो इलू विलू भूलकर इलोजी बन जाओगे, समझे? दीपा के बड़े भैया मोहल्ले के माने हुए दादा थे। उनका नाम सुनकर मनीष को झुरझुरी छूट गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दीपा इस तरह धमकी देगी, परंतु इससे भी बड़ा आघात तब लगा जब दीदी ने इलोजी का मतलब समझाया, यानी एक ऐसा लोक देवता जिसे होली के दिनों में हर कोई जूतों से मारता है। तब से आज तक मनीष ने दीपा के घर की तरफ देखा तक नहीं, किंतु आज फाटक खुलती है। दीपा जरा समीप आकर कहती है, तुम अब अलहो। मनीष को समझा नहीं। उसने व्यंग्य पूर्वक पूछा, क्यों, ये भी इलोजी जैसा ही कोई लोक देवता है, जूते खाने वाला? दीपा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जब हंसी कुछ रुकी तो बोली, इसका मतलब है तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मनीष की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने दीपा को गौर से देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि दीपा मजाक नहीं कर रही है, तो वह भी हंसने लगा, बेतहाशा। इसी समय एक रौबदार आवाज करती, क्या हो रहा है यहाँ? ये दीपा के बड़े भाई साहब थे, बाइक पर सवार। जितनी रोबीली आवाज उतना ही रोबीला चेहरा। मनीष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, हाथों के तोते उड़ गए, सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलछलाई। इधर आओ। मनीष 2 कदम पीछे हट गया। दीपा, किसी ने कहा था तुम्हें इलू इलू? हाँ भैया। दीपा किसी बेवफा की तरह मुस्कुरा रही थी। ठहरो। मनीष ठहरा हुआ ही था, अब दीपा के पीछे हो लिया। ये देख बड़े भाई साहब ठाका लगाकर हंस पड़े। दीपा, ये डरपोक ही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, जिंदगी भर गुलामी करेगा। फिर उन्होंने किक लगाई और फुर हो गए।
आदाब अर्ज़े गुलामिया, दीपा ने अदा से कहा और शातिराना मुस्कान फेंक कर घर के अंदर चली गई। अजी उठिए महाशय, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? कोई मनीष की पगथलियों में गुदगुदी चला रहा था। उसने अपने चेहरे पर से रजाई हटाई। पायताने सचमुच ही दीपा बैठी हुई थी। मनीष ने आंखें मलकर फिर देखा। हाँ, दीपा ही थी। नया साल मुबारक, दीपा ने खूबसूरत गुलदस्ता मनीष को थमाते हुए कहा और आगे जोड़ा, तुम बल हो। दीपा का चेहरा इंद्रधनुषी हो गया। मनीष को लगा कि इस इंद्रधनुष में अभी अभी देखे गए सपने के तमाम रंग चमक रहे हैं, अर्थात माँ, दीदी, भैया, बाबूजी, सोहन भाई और उनकी बीवी बच्चों की खुशियों का एक जानदार स्पेक्ट्रम नए साल के नायाब तोहफे के रूप में। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।